नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अब की बार एनडीए की मोदी सरकार, जी हां, चुनाव से पहले चुनाव के बाद ये बात कही जा रही थी कि अब की बार एक मजबूत सरकार देश को मिलेगी, लेकिन चुनावी परिणाम सामने आते हैं और हालत ये हो जाती है कि नीतीश और नायडू पर टिकी हुई सरकार बनानी पड़ती है, जिसको एनडीए तो मजबूत सरकार कह रहा है, लेकिन लगातार विपक्ष उसको मजबूर सरकार कहता रहा है। अब ये सरकार जिसको मजबूत होने का दावा किया जा रहा था, वो कैसे मजबूर सरकार बनती जा रही है, आज मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10 साल में एक मजबूत सरकार के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस दौरान कई मजबूत फैसले लिए, कई कड़े फैसले लिए। ऐसे फैसले इस देश के अंदर पिछले 10 साल में लिए गए जिसका कई तरीके से विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी फैसले अटल रहे। माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी तय करते हैं वो पत्थर की लकीर होता है और 10 साल में ऐसा देखा भी गया। बिना विपक्षी दल के, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी चर्चा के देश के अंदर कई फैसले लिए गए, जिसके अंदर आपको याद होगा कि 3 नए आपराधिक कानून भी उस लिस्ट के अंदर रहे, चाहे 370 रही, चाहे ट्रिपल कानून, आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो, या फिर जो अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर रहा हो। तमाम ऐसे फैसले पिछले 10 साल के अंदर देखे गए, जिसके चलते माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक मजबूत प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके पीछे की कहानी थी नंबर्स। लेकिन अब जब तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है तो कहानी बिल्कुल विपरीत जा रही है। देखिए, सरकार को बने हुए आज 3 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन सरकार की जो मुश्किलें हैं वो शुरुआती दिनों से देखने को मिल रही है और माना जा रहा था कि नीतीश और नायडू पर टिकी हुई सरकार ये ज़्यादा समय चल नहीं पाएगी, लेकिन फिलहाल सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार तमाम फैसलों पर यू टर्न ले रही है, उससे माना जा रहा है कि ये सरकार मजबूत नहीं है, मजबूर सरकार है। इस पे पहला यू टर्न देखिए, मैं कई यू टर्न की यहाँ पर बात करूंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा यू टर्न आपको मैं मोदी सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का बनाती हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत पहले भी कई अटपटे आपत्तिजनक बयान देती रही हैं, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर यू टर्न नहीं लिया। यदि पूरी तरीके से समर्थन नहीं किया उनका, तो उनके खिलाफ भी खड़े नहीं हुए। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार, मजबूत सरकार ने कंगना रनौत पर यू टर्न ले लिया है। न केवल यू टर्न लिया है बल्कि पूरी तरीके से किनारा ले लिया। जी हाँ, कंगना ने हाल फिलहाल में जो बयान किसानों को लेकर के दिया था, आपने सुना होगा किस तरीके से किसानों को हत्यारा और रेपिस्ट तक कंगना ने बताया था। और साथ ही कंगना ने कहा था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जैसा शीर्ष नेतृत्व नहीं होता तो देश के अंदर मजबूत फैसले नहीं होते और किसान हालात कुछ और देश के अंदर कर देते। विवादित बयान के बाद से काफ़ी तरीके से उनकी आलोचना होती है और इतनी ज़्यादा आलोचना होती है कि उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ एक प्रेस रिलीज़ करना पड़ जाता है और वहाँ पर साफ तौर पर ये बोलना पड़ता है कि उनका कंगना के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहला यू टर्न आपका मोदी सरकार का इस पूरे मामले पे देखने को मिलेगा। 3.0 टर्म मोदी सरकार की चल रही है, यानी कि कंगना रनौत पर उनका पहला यू टर्न है। अब देखिए, मैं दूसरा यू टर्न आपको हाल फिलहाल में हुआ वो बताती हूँ। जो मोदी सरकार मजबूत फैसलों की बात इस टर्म में कर रहे थे, वो एक छोटे से मुद्दे पर, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव बिल्कुल होने के लिए तैयार है। आपको मालूम होगा कि चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में है, कई साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होंगे, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का एक बड़ा यू टर्न देखने को मिला। चुनावी तैयारी में पहली जो है चुनाव कैंडिडेट की लिस्ट जारी होती है, जो बहुत सोचने समझने के बाद जाहिर सी बात है रिलीज़ की गई होगी, लेकिन
चंद घंटों के अंदर उस लिस्ट को वापस ले लिया जाता है। तो ये यू टर्न यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है, जो तय कर लेती थी अब तक कि क्या करना है, किसके साथ क्या बिहेव करना है। वो जम्मू एंड कश्मीर की जो चुनावी लिस्ट है, कैंडिडेट की लिस्ट है, उसको चंद घंटों के अंदर भारी विरोध के चलते वापस ले लेती है। प्रधानमंत्री मोदी जी बेहद यहाँ पर कह सकते हैं आपकी बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। एक लिस्ट तक भारतीय जनता पार्टी को वापस लेनी पड़ रही है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है। और अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम रहे और पूरे देश में जहां पर जो अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा गया, वहीं पर जहां पर बोला गया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वहीं पर यानी कि अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाती है। पूरी तरीके से नकार दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि 240 पर सिमट कर रह जाती है। जहां 400 पार का नारा दिया गया था, वहां 240 पर बीजेपी सिमट जाती है। तो अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस 370 के हवाले से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, जम्मू एंड कश्मीर की 370 हटाने की जो पूरी एक घटना थी, उसको बेहद सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की मानी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से लिस्ट वापस ली गई है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो हालत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यदि वहां पर हार का सामना करना पड़ा तो किरकिरी पूरे मामले पे हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हो जाएगी। और ये बात सामने आ जाएगी कि जिस 370 पर पूरे देश में चुनाव लड़ा, उसी राज्य से 370 हटाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं हासिल कर पाई। जी हाँ, ये बड़ा एक यू टर्न जम्मू एंड कश्मीर में दिख रहा है। और इसके बाद एक हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि सदन के अंदर जब अब सदन का दूसरा सेशन चल रहा था, तो वक्फ बोर्ड बिल जो है लाया गया था, जिसको पेश किया गया था और सरकार ने दावा किया था कि इस बिल को लाने की मंशा है कि पारदर्शिता हो, बेहतर तरीके से वक्फ बोर्ड काम करे और जो उनका काम करने का तरीका है उसको तो पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा सके, काफ़ी बेहतर जो है बोर्ड को बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही बिल पेश होता है, भारी जो है विरोध सदन के अंदर देखा जाता है। विपक्षी दल के तमाम नेता सामने आ जाते हैं और सिर्फ विपक्षी दल के नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी दल चिराग पासवान और नीतीश बाबू नायडू के तमाम एमपीओ का एक ऑफिशियल स्टैंड उस बिल पर नहीं नज़र आता है। लगता है दुबी आवाज़ में बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज नाराज़ हो जाएगा। तीनों की जो राजनीति है, जो सहयोगी दल एनडीए के हैं, उन तीनों दलों की राजनीति मुस्लिम समाज पर टिकी हुई है। ऐसे में लाजिम था कि एक क्लियर स्टैंड पूरी तरीके से तीनों का नहीं दिखेगा। और देखिए, असर भी यही हुआ कि बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। जो पूरी तरीके से बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और बताया गया है कि एक कमेटी गठित की गई जिसको पास बिल को भेजा गया है। वो बिल को पूरी तरीके से स्टडी करेगी, जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ऐड किया जाएगा और एक समूची सहमति के साथ ही इस बिल को वापस हो सकता है कि पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, यू टर्न लिया गया, यानी कि वक्फ बोर्ड जिसको सरकार दावा कर रही थी कि हम बोर्ड को बेहतर करेंगे, इतना ज़्यादा विरोध हो जाता है। और ख़ास तौर से जो नीतीश और नायडू की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से विरोध जताया जाता है, उसके चलते मान लिया जाता है कि यदि इनका विरोध को ख्याल नहीं रखा गया, इनका ध्यान नहीं रखा गया, तो निश्चित तौर से जो गठबंधन है वो टूट जाएगा और एनडीए की मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। इसी को देखते हुए जेपीसी का गठन किया जाता है और ठंडे बस्ते में बिल को डाल दिया जाता है। और इसके बाद देखिए, कई बैक टू बैक आपको याद होगा जो ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर के सरकार लेकर के आई थी, उसको भी ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल दिया, यू टर्न वहाँ पे लिया। और हाल फिलहाल में आरक्षण का मुद्दा गरमाता है और किस तरीके से यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा सामने आता है। और हालात ऐसी होते हैं कि पहले सरकार डिफेंड करती है,
कांग्रेस पर हमला करती है कि आपकी सरकार किस तरीके से लेटरल एंट्री का अपोज करे, जबकि आपकी सरकार में खुद इस तरीके से होता है। लेकिन जब चिराग पासवान और अन्य जो सहयोगी दल के नेता हैं वो इस लेटरल एंट्री का विरोध करते हैं, तो सरकार पूरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है और मोदी सरकार को लेटरल एंट्री पर भी यू टर्न लेना पड़ जाता है। इस तरीके का देखिए एक के बाद एक देश के अंदर 3 महीने अभी महज सरकार को हुई है और यू टर्न पर यू टर्न मोदी सरकार ले रहे, जो सदन के अंदर प्रधानमंत्री ये कहते हुए देखे पाए थे कि एक अकेला सब पर भारी, वो फिलहाल काफ़ी असहज नज़र आ रहे हैं, डरे हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तरीके से परेशान नज़र आ रहे हैं और बैकफुट पर एक के बाद एक हर फैसले पर नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब की बार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार है, यू टर्न लेने वाली सरकार है, जो कभी अड़ जाती थी, टिक जाती थी, तमाम विरोध के बाद भी अपने फैसलों को वापस नहीं लेती थी, अब वो पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी, और यही वजह है कि यू टर्न पर यू टर्न ले रही है। देखने वाली बात ये होगी कि यूसीसी और तमाम और भी बड़े फैसले की बात जो सरकार पिछले 10 साल से कर रही थी, अपने जो चुनावी पूरा जो उनका जो चुनावी घोषणा का पेपर होता है उसमें भी देखिए यूसीसी की बात की गई है, कई बड़े फैसलों की बात की गई है और 2047 तक विकसित भारत की बात भी की गई है। क्या जिस तरीके से मोदी सरकार बार बार यू टर्न ले रही है, देखने वाली बात होगी। क्या आगे कोई बड़ा फैसला मोदी सरकार आने वाले समय में कर पाएगी या इसी तरीके से यू टर्न पर यू टर्न लेती पाएगी। आप मोदी सरकार के इस नए टर्म के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से नई सरकार को देख रहे हैं और क्या वाकई में मोदी सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी साथ में कीजिएगा और इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली और मैं थी आपके साथ शाहीन खान।